हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहिणी नंदन है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आजमगढ़ से। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आए हैं और आउट ऑफ एनसीईआरटी कितने आए हैं बट एनटीए के सिलेबस में था जो आए हैं। ठीक है, देखो आंसर की जो है बहुत कोचिंग वाले दे दिए हैं, तो मैं इसमें आंसर नहीं बताने वाला हूँ। बस तुम लोग को मैं इतना बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं और कितने क्वेश्चन जो आए हैं इनडायरेक्ट आए हैं, और 2 क्वेश्चन ऐसा है जो एनसीईआरटी से बाहर है, जो नया टॉपिक जुड़ा था साल्ट एनालिसिस, उससे आया है। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन था सेक्शन बी में था, इसलिए कोई दिक्कत की नहीं था। ठीक है, कर सकते थे, क्योंकि जानते हो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं तो 10 ही करने होते हैं, तो वहाँ से भी तुम लोग कर सकते थे क्योंकि वो सेक्शन बी में था। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि एनसीईआरटी से कि किस किस लाइन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और ये केवल मैं अभी एनसीईआरटी से ही बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए हैं। पीवाईक्यू का एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि मैं हर बार जब वीडियो केमिस्ट्री पढ़ाता था तो उसमें बोलता था कि यार तुम लोग 1 महीना बचा है तो केवल पीवाईक्यू पे ही फोकस करो। ठीक है, और मैंने खुद 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था, उससे भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग पूछते थे क्या मेरे 120 आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं। तुम लोग देखोगे कि जो मैं बताया था उससे ज़्यादा आया है। ठीक है, अभी वीडियो आ जाएगा, उसका एक अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा, लेकिन कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये मैं बता दूंगा कि मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। देखो ये बताया था यहाँ पे कि कितने क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं, तो ऑलमोस्ट देखो 43 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है ना, 43 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और 5 क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट आए हैं, और 2 क्वेश्चन हैं जो साल्ट एनालिसिस है और सेक्शन बी में था, तो तुम लोग इजीली कर सकते थे उसको स्किप करके। बाकी 12 क्वेश्चन थे ही, 13 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन क्वेश्चन है। ये पहला हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था। ठीक है, और ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। देखो वैल्यू बेस्ड था, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिखना था। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, ऐसा एक ऑप्शन था। उसके बाद किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर मार सकते थे इजीली। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू बेस्ड याद करते थे, या जो हमारा इसका कॉन्सेप्ट होता है उससे कर सकते थे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। ओके, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, और यहाँ पे देखो ये भी एनसीईआरटी से ही दिया गया था, ये एनसीईआरटी से। ठीक है, यहाँ पे BH3 से रिएक्शन होगा इसका, BH3 से, और वो भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है इसको देख लो। यहाँ से ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से, यहाँ से और इसको मिला करके ये कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट यूज किए, हमारा हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन ही था। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था, पूछा था कि बताओ SN1 रिएक्शन बताओ किसमें फास्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, वो ज़्यादा तेज रिएक्शन देता है। तो देखोगे इसमें यहाँ पे SN2 का कंपेरिजन है, यहाँ पे SN1 और SN2 में पूछा है कि बताओ कि इसमें कौन SN1 और SN2 किसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से कंपेयर करके SN2 और SN1 में दिया था। यहाँ पे तो SN2 और SN1 में कंपेयर किया, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो SN1 का केवल पूछा था। तो अगर ये भी पूछते तो तभी तुम लोग कर ले जाते, अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होते। तो ये भी एनसीईआरटी के इस लाइन से था, तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये एक कंपेरिजन है, SN1 का और SN2 का वैल्यू बता सकते थे तुम लोग। ठीक है, अब देखो 54 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, ये 54 नंबर का क्वेश्चन है। ये मैं पूछा इस वाले क्वेश्चन में, देखो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, क्योंकि यहाँ पे केसी दिया है, और यहाँ पे तुम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल लेते, और कभी भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया था। और ये भी अगर क्यू का वैल्यू ज़्यादा रहता है केसी से, ठीक है, तो रिएक्शन किधर जाता, बैकवर्ड चला जाता। लेकिन अगर क्यू की वैल्यू कम रहती, केसी की वैल्यू ज़्यादा होती, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता। तो यहाँ से तुम लोग निकाल सकते थे, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। देखो यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं। 55 नंबर हमारा जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन पीछे दिया रहता है एनसीईआरटी के, वहाँ से था कि उस क्वेश्चन को अगर तुम लोग कह रहे थे तो कर ले जाते। ठीक है, और ये क्वेश्चन था हमारा 55 नंबर का। इसमें बताना था क्या हमको, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, मीन्स नंबर ऑफ मोल निकाल करके तुम लोग कर सकते थे इस क्वेश्चन को। इसी तरीके देखो 56 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 56 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया था। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये सब प्रोसेस दिए होते हैं, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक मीन्स क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन तुम लोग इजीली कर सकते थे, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही दिया था। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन,
ये देखो क्वेश्चन इंडेक्स से दिया गया। तो एक वीडियो में अलग भी बनाऊंगा कितने क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के इंडेक्स से आते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि भैया एनसीईआरटी के इंडेक्स से, अभी इस बार देखोगे तुम लोग तो एनसीईआरटी के इंडेक्स से मतलब मुझे लगता है कि 6-7 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आए हैं, ठीक है। तो इसलिए जब मैं क्वेश्चन करा था तब भी बोलता था कि यार इंडेक्स थोड़ा कर लिया करो, ठीक है। वैसे तो 2-3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे देखो 58, और इसका जो पेपर है लेवल अगर देखोगे तो अगले साल से थोड़ा इजी है। केमिस्ट्री का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का अभी एनालिसिस किया हूँ, तो मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये पेपर अगले साल से थोड़ा इजी है। 58 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, ठीक है, इंडेक्स के क्वेश्चन थे, तो यहाँ से तुम लोग इसको कर सकते थे इजिली। 59 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन था, ठीक है, और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो सब दिया है, NH3 के बारे में दिया है, और NH3 कैसा होता है, NH3 देखो यहाँ पे लिखा ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, तो यहाँ से कर सकते थे ट्राइगोनल पिरामिडल, मीन्स ए का फर्स्ट, ऐसा एक ही ऑप्शन था हमारा तो पहला हो जाता, ठीक है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऐसे आंसर नहीं कर सकते हैं कि मार्क चल जाए, 1-2 ऑप्शन और मिला लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखो इंडेक्स से ही क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल दिया था, तो यही मैं बोल रहा था कि इंडेक्स अच्छे से तैयार कर लेना। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस बार आया इंडेक्स से, और सब एनसीईआरटी से ही लगभग मिलते जुलते हैं। देखो 61 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा केपी और केसी किसमें नॉट इक्वल हैं। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये भी एनसीईआरटी का फार्मूला था, क्या, केपी इज इक्वल टू केसी RT डेल्टा NG होता है। देखो ये फार्मूला यहाँ पे डेल्टा NG लिख देंगे तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। देखो ये इंडेक्स क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सिमिलर था, ठीक है, तो ये भी एक तरह से डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्पल तो सिमिलर ही है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखो एनसीईआरटी के लाइन से दिया था। क्वेश्चन क्या था कि बताओ 16 ग्रुप का एलिमेंट है, जो बताओ उसमें कौन सा है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो पोलोनियम शो नहीं करता है, यहाँ पे देखो ये दिया होगा, ठीक है, क्योंकि बता रहा है कि जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखो हमारे एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कहाँ पे दिया हुआ है, ये सब वैल्यू है, और यहाँ पे तुमको यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से तैयार है तो तुम इस फार्मूले में रखते हो और पता कर लेते हो। और मैं इसका क्वेश्चन भी करवाया था जब मैं 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा था यार, तो वहाँ पे करवाया था मैं। उससे तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, देखना और पता लगे कितना जो मैं बोला था। क्योंकि कुछ लोग थे कैसे पूछते थे कि भैया आप कैसे इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो, ठीक है। तो यार तुमको भी पता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी और PYQ से ही आ रहे हैं। अभी ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं PYQ बेस्ड भी दिखाऊंगा कि PYQ से कितने क्वेश्चन हैं। तो ऑलमोस्ट PYQ से भी क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आए रहेंगे या तो इनडायरेक्ट ही तुमको मिलेंगे। ये हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखो इंडेक्स से आया है, ये भी डायरेक्ट ही आया है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, ये PYQ से है लेकिन एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया और PYQ में। तो अभी मैं एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूँ, PYQ जब कराऊंगा तो वहाँ से भी तुमको मिल जाएगा। तो इसका देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तुम लोग देख लेना, क्योंकि तुमको आंसर की तो मिल गया किसी न किसी कोचिंग से, इसलिए मैं आंसर इसका बता नहीं रहा हूँ, बस मैं तुमको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कहाँ से आई हैं एनसीईआरटी की। जैसे ये 66 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, और ये ग्राफ ये भी PYQ में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, पूछे हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस जो वाटर में सोल्यूबल है। हम लोग जानते हैं सोल्युबिलिटी जो होती है हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे दूसरी लिखी है कि पार्शियल प्रेस हो गया, सोल्युबिलिटी जो होती है जितना ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट केच की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी सोल्युबिलिटी उतना कम होगी। ये देखा गया कि केच की वैल्यू जितना ज़्यादा सोल्युबिलिटी उतना लिक्विड की कम होती है, तो ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया, फैलिंग सोल्यूशन के बारे में पूछा है। तो फैलिंग सोल्यूशन देखो 2 टाइप के यहाँ पे लिखा है कि दो सोल्यूशन का कंपोजिशन होता है फैलिंग सोल्यूशन, ये भी डायरेक्ट देखो एनसीईआरटी से ही है, ठीक है, जिसे हम लोग रोसल साल्ट बोलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया पूछा है, ठीक, और स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पे तुम लोग एनसीईआरटी का देखो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिया था, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो 70 नंबर क्वेश्चन ये पढ़ लेना, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है। देखो यहाँ पे कोबाल्ट का NH3 है और यहाँ पे फ्लोराइड है, तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। इसमें पूछा था कि बताओ कैसे हैं डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, तो अगर पेड रिटर्न होगा तो डायमैग्नेटिक, अनपेड रिटर्न होगा तो पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ देखो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही था। और ये 71 क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट था एनसीईआरटी से, जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इस वाले क्वेश्चन हम लोग 71 वाले में कॉन्सेप्ट यूज कर करके क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है।
तो पूछा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो सोचो जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, कैसे पता चलता है? या तो हम लोग देख ले सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, रेजोनेंस चेक करते हैं, उन सबसे बता सकते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस तो है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करके बता देंगे कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका आंसर डी वाला होगा। ठीक है, तो जितना भी तुम लोग देख रहे हो यार, देख लो एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है, अभी एनसीईआरटी से मैं दिखाया हूँ, और अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आए हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता था कि यार तुम लोग पीवाईक्यू अच्छे से तैयार करो, पीवाईक्यू अच्छे से तैयार करो। बाहर की कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी, केवल तुम पीवाईक्यू अच्छे से लगा लो और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट जो हैं, ठीक है, उसको अच्छे से तैयार करते जाओ पीवाईक्यू से। ठीक है, बस इतना तुमको करना है, तुम्हें सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे कम टाइम में ही सिलेक्शन यही है एक मेथड कि मतलब ज़्यादा ड्रॉप तुमको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 ड्रॉप में इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। ये तुम एनसीईआरटी केवल पढ़ रहे हो और पीवाईक्यू अच्छे से लगा रहे हो। ये क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 72 नंबर, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आया था। पूछा था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, जब किसी सॉलिड को डायरेक्ट हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं या वेपर में। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखो किससे आया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, वो भी आइसोमेरिज्म से आया था। तो ये भी क्वेश्चन तुम लोग इजीली कर सकते थे। ठीक, यहाँ पे देखो क्वेश्चन इंडेक्स में दिया भी था कि आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है जो हमारे बायोमॉलिक्यूल से दिया गया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाले में, तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। और 74 नंबर क्वेश्चन था कि रिएजेंट बताओ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव करस्पॉन्डिंग टेस्ट। तो हम लोग जानते हैं इसमें सिर्फ बेस होगा, और कौन सा होगा इसमें, हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होगा। यहाँ पे देखो दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ही देखो ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। 75 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही दिया था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से ही आया है। देखो यहाँ पे इस वाले का ये वाला क्वेश्चन हमारा ओजोनोलिसिस पे जाएगा, तो ओजोनोलिसिस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, और CRO3 से रिलेटेड देखो ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो ये भी एनसीईआरटी से था, इसमें तुम लोग देखोगे तुमको यहाँ से पूरी मिल जाएगी, पूरे ये जो यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 76 नंबर का क्वेश्चन अगर तुम लोग देखो तो ये ग्राफ से बेस्ड था, ये भी पीवाईक्यू ही है। ठीक है, और इजली देखो इसका कर सकते थे, ये फार्मूला, ये क्वेश्चन फार्मूला पे 2 डिफरेंट फार्मूला, मीन्स इसका क्या होगा, हमारा डी वाला हो जाएगा। पूछा था कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन की कैलकुलेट की जा सकती है जब टू रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। देखो रेट कांस्टेंट 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे है। 77 नंबर क्वेश्चन है, ये जो पीछे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए रहते हैं उससे तुम लोग कर सकते थे वहाँ से। ठीक है, तो देखो कई टाइप क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ये हमारा मेन था। यहाँ से अगर तुम इस क्वेश्चन को लगा देते तो इसको कर ले जाते इजिली। ठीक है, तो तुम जितनी भी तुम्हारे पास बुकें हों, मॉड्यूल्स हों, उसको फेंक देना आज के बाद, केवल तुम एनसीईआरटी करोगे और पीवाईक्यू कर लो, सफिशियंट है भाई सिलेक्शन के लिए। अगर तुम मॉड्यूल लगाते रहोगे तो सिलेक्शन तुमसे बहुत दूर होगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन लगाओ, थोड़ा क्वेश्चन लगाओ, उसको कई बार रिवाइज करो, इतना सफिशियंट है। 78 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा था, ये भी डायरेक्ट देखो एनसीईआरटी से ही आया हुआ है। ये भी देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही दिया है। ठीक है ना, कहीं कोई कुछ बाहर का नहीं है, सब एनसीईआरटी से दिया है। ठीक, 79 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है कि इसमें बताओ कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ये भी सही है। एनिलीन डज नॉट प्रिपेयर्ड थ्रू गवेल सिंथेसिस, ये भी सही है। ठीक है, ये भी देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, यहाँ से तुम लोग मिला लेना ये जो थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है यार, एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, बस मेरा मोटो इसी वीडियो को बनाने का था बस। ठीक है, कि केवल तुम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ो और पीवाईक्यू लगाओ, जितनी मॉड्यूल्स हैं सब उसको फेंक दो, कोचिंगों की कोई ज़रूरत नहीं है उनको लगाने की। ठीक है ना, 80 देखो, 80 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है कि बताओ इसमें से कौन सा अल्कोहल है जो इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करता है ल्यूकोस रिएजेंट से। जो हमारा 3 डिग्री का अल्कोहल होगा वही सबसे तेज रिएक्शन करेगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और इसका तुम लोग यहाँ से देखोगे तो तुमको मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा है टर्बिडिटी जो होती है इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, टर्बिडिटी बहुत तेज़ी से आती है, इमीडिएट आ जाता है। ठीक है, तो ये भी देखो एनसीईआरटी से था। ये क्वेश्चन देखो,
ये PYQ से भी है और NCERT से, मतलब कई क्वेश्चन हैं जो PYQ से हैं। मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, अभी 3-4 दिन में बना के एक बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन PYQ से ही आए हैं, ठीक है। तो अभी मैं NCERT से बता रहा हूँ। तो ये हमारे NCERT से देखो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाला हमारा 81 नंबर का, ये भी NCERT से ही है, वो भी डायरेक्ट आया हुआ है, वैल्यू बेस्ड ही था, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा इनडायरेक्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन जो इंडेक्स क्वेश्चन अगर तुम लोग लगाए होते तो इसको कर ले जाते। तो यहाँ पे पूछा, देखो लिखा है जैसे ये कि बताओ कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन है कि जस्टिफाई दैट कि फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स। तो हम लोग कैसे पता करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? यदि ऑक्सीडेशन में कोई चेंज नहीं हो तो रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स होता है। यदि उसमें ऑक्सीडेशन में कोई चेंजिंग हो रही तो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो आंसर देखो हमारा 4 वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग हो ही नहीं रही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। इसी तरीके से 83 नंबर का क्वेश्चन देखो तुम लोग, तो ये भी डायरेक्ट NCERT के लाइन से ही ली गई है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि बताओ जो हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है? हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो ये जो होता है ये हमको क्या बताता है? ये डिफाइन करता है 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओके। और हमारा जो n होता है मीन्स साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल कौन डिफाइन करता है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो डिफाइन करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। और स्टैंड ऑफ एनर्जी भी। तो ऐसे ही देखो ये भी मिल जाएगा तुमको कि ये किसको बता रहा है। अब देखो m जो होता है ओरिएंटेशन को बताता है, अबाउट ओरिएंटेशन, जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम में ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। m जो होता है वो क्या बताता है? स्पेशल और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है जो बताता है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो देखो इस तरीके से तुमको एक एक लाइन NCERT से मिल रही है, ठीक है। ये भी देखो इंडेक्स के क्वेश्चन से लिया गया है, NCERT के इंडेक्स से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हमारा 84 नंबर का ये एंट्रोपी का क्वेश्चन था और ये भी डायरेक्ट इंडेक्स से ही लिया गया है। देख लो इंडेक्स का ही तो क्वेश्चन है। यहाँ पे केवल Cl2 था तो यहाँ पे H2 कर दिया। यहाँ पे बाइकार्बोनेट था, वही है ऑप्शन हमारा, ये भी वही ऑप्शन इसी तरीके से है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग किया है। सिमिलर क्वेश्चन ही बोल सकते हो, डायरेक्ट NCERT लाइन नहीं बोल सकता, लेकिन NCERT से ही डायरेक्ट है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। कि कोई कॉन्सेप्ट अलग यूज कर रहा है तो वाकई आंसर कर रहे हैं। ये हमारा 85 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक। ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़ा इनडायरेक्ट है, लेकिन वही है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये हमारा एक तरीके से बोल सकते हो ये मोल से क्वेश्चन था और लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड था, लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड था क्वेश्चन, तो इजीली तुम लोग कर सकते थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी इंडेक्स क्वेश्चन में जो पीछे दिए रहते हैं बैक में, वहाँ से भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। ये हमारे सेक्शन ए के थे, तो तुम लोग देखे होंगे कि ऑलमोस्ट सब कुछ जो थे तुम लोग कर सकते थे, NCERT से ही था डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन बी का अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन देखो NCERT के डायरेक्ट ऐसे लाइन से ही दिया हुआ है। देखो 3OH ये सब कुछ कहाँ से? यहाँ से देखो डायरेक्ट ये NCERT की मैं लाइन उठा के यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से देखो 87 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज किया है। एक तो डायरेक्ट NCERT से नहीं बोलेंगे, सिमिलर NCERT। देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता है कि यहाँ पे OH था, इसको हटाओ Br लगा दो तो Br लग गया है, मीन्स X लग गया, ठीक है। और फिर आगे यहाँ पे देखो एल्कोहलिक OH है तो इलिमिनेशन, मीन्स 2 जगह कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को लगा दिया है। 88 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 2-3 जगह कॉन्सेप्ट ये भी यूज किया है तो फिर जाके हुआ है। जैसे इसको हटाओ यहाँ पे CN लगा दो, ठीक है। फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहा है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखो कहाँ पे हो रहा है, इसमें यहाँ पे देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो एमाइड बन जा रहा है। अब इस एमाइड का देखो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जा रहा है इसके प्रेजेंस में। तो देखो ये भी NCERT सी लो, मीन्स तुमको 2-3 जगह कॉन्सेप्ट यूज किया, एक क्वेश्चन अच्छा सा बना दिया। देखो ये जो क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा साल्ट एनालिसिस है, अभी NCERT में आया नहीं है, ठीक है ना, ये ऐड नहीं हुआ है, तो ये मान सकते हो कि ये NCERT से क्वेश्चन बाहर था, NCERT से, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये जो 90 नंबर क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला, ठीक है, ये भी NCERT के डायरेक्ट तो नहीं था, ठीक है, इसका सॉरी मिस हो गया प्रिंट, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं देखो फार्मूला NCERT से मिलता जुलता था, फार्मूला K=C∝² लगाते तुम लोग, ठीक है। और K का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे क्योंकि इक्विलिब्रियम की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते थे, तो फार्मूला हमारा अल्फा का वैल्यू इजीली निकाल लेते, ये भी NCERT से ही था, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, फार्मूला तो सेम है, यहाँ पे VF/VI होता है, हम लोग जानते हैं VF/VI को हम लिख सकते हैं P1/P2, ठीक है, मीन्स P इनिशियल P फाइनल भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये फार्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाता। इसी तरीके से 92 नंबर का क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये वाले क्वेश्चन हैं, ये एनसीईआरटी से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से ही आया हुआ है, ठीक है, ये भी इंडेक्स के क्वेश्चन से। 93 नंबर का क्वेश्चन देखो, 93 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से फार्मूला बेस्ड था। देखो क्वेश्चन क्या था कि बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मीन्स 4 गुना हो जा रहा है वन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम इतना से इतना, ठीक है ना। तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही था, ठीक, और फार्मूला बेस्ड था। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन, और जहाँ पे K2 K1 वहाँ पे हम लोग R2/R1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 94 नंबर का क्वेश्चन, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फार्मूला जो यूज करोगे और इस फार्मूले से लगा सकते थे, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्राफ व्राफ थोड़ा लेकर के बताया हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट था एनसीईआरटी से। 95 नंबर का क्वेश्चन जो है ये हमारा किससे क्वेश्चन है, साल्ट एनालिसिस से है, ठीक। और 96 नंबर यही एनसीईआरटी से बाहर था, 2 क्वेश्चन। 96 नंबर का क्वेश्चन ये देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। पूछा है कि बताओ होमोलैप्टिक कौन होते हैं। हेमोलैप्टिक मीन्स क्या, जिसमें सेम नंबर ऑफ लिगेंड हो, सेम टाइप की लिगेंड हो, और हेट्रोलैप्टिक मीन्स जिसमें डिफरेंट टाइप की लिगेंड हो। और ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका PYQ में, ठीक है। और ये हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयन जो डायमैग्नेटिक हैं, तो ये भी देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया था। ये तुमको डायरेक्ट या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता हो तो तुम लोग कर ले आते कि किसके पास अनपेयर्ड टर्न है, किसके पास अनपेयर्ड टर्न है, या तो तुमको याद करना पड़ता, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखे होते तो कर ले आते क्वेश्चन, ठीक है। बहुत लोग कर ले भी गए होंगे, ठीक। 98 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी डायरेक्ट देखो एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ये क्वेश्चन तो सेम नहीं है, कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना था KMnO4 का, ये देखो आधा कॉन्सेप्ट यहाँ से कुछ मतलब 2-3 जगह, ऐसा है भी नहीं कि तुम्हें यहाँ पढ़ लियो तो भूल गए हो, 2-3 जगह पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ही पढ़ो। 99 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी डायरेक्ट देखो एनसीईआरटी से है और 3-4 जगह से कॉन्सेप्ट यूज किया। पहला क्या था कि बताओ कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बोला कि ओजोन को 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो गलत है, ओजोन के 2 ही होते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। BF3 हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, तो गलत है, BF3 के पास डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इसका जो डाइपोल मोमेंट है ग्रेटर होता है NH3 से, ये भी गलत है। NH3 का ज़्यादा नहीं होता, देखो NH3 का ज़्यादा होता है। यहाँ पे वैल्यू देखो तुम लोग मिला लो, और ये लास्ट वाला ही हमारा सही है, तो यहाँ से तुम लोग देख सकते थे, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी एक तरीके से बोल सकते हो डायरेक्ट ही है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अगर तुम लोग किए होते तो इसको इजीली कर ले जाते। इसमें ABCD लिखा है और इसमें कार्बन हाइड्रोजन एसिड लिखा है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे जो हमारे तो टोटल 48 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से आए थे, जिसमें 43 जो थे डायरेक्ट थे, 5 इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। और जिसमें 2 थे साल्ट एनालिसिस के, अगर तुम उसको नहीं पढ़ते तब भी कर ले जाते, क्योंकि वो सेक्शन B में था। यार देखो बहुत लोगों का जो मार्क्स आया होगा 400 होगा, 500 होगा, या उससे भी कम होंगे। ये तुम्हारे देखो मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तैयारी करने हर एक साल पे 150 नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं, तुमको प्रिपरेशन यार करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत लोग अपने आंसर की मिलाए होंगे, तो हो सकता हो उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ठीक है, उनको कांग्रेचुलेसन यार कि वो सिलेक्ट हो गए इस बार। क्योंकि यार बहुत ही टफ कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं है। पेपर हम लोग का जो आता है यार टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है, तो पेपर टफ नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए हमारा एग्ज़ाम टफ हो जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है यार तुम लोगों को, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि केवल PYQ अच्छे से लगाओ और एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी PYQ पढ़ के एनसीईआरटी तुम लोग तैयार करते जाओ, ठीक है। तो तुम्हारा ऐसे टाइम बचेगा, बस उसी चीज़ों को बार बार रिवाइज करो। जितने भी मॉड्यूल्स होंगे यार फेंक देना, ठीक है। बड़ी बड़ी कोचिंगों वाले इतना ज़्यादा तुमको कराते हैं, तुमको टॉप कराने की कोशिश करते हैं कि तुमको टॉप करा दें, सेलेक्ट कराने की कोशिश में होते ही नहीं है, और इसलिए वो बाहर से पूरा रखते हैं, ठीक है। मैं भी भुगत चुका हूँ बड़ी कोचिंगों में पढ़ के, इसलिए मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि पढ़ो बड़ी कोचिंग में, ऐसा नहीं है, बट उनके जो मॉड्यूल्स हैं उनको मत फॉलो करना, केवल तुम PYQ अच्छे से लगाओ और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। सो थैंक यू यार, वीडियो पसंद आई वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं जो बनाऊंगा वीडियो वो हमारा रहेगा कि कितना क्वेश्चन है जो डायरेक्ट PYQ से आए हैं, और
अभी मैं 3-4 दिन में बना दूंगा मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। यार जितना मैं एक महीने में पढ़ाए थे, एक महीना भी शायद मैं नहीं पढ़ाया था, 27-28 दिन में नहीं, 26 दिन मुश्किल से पढ़ा रहूँगा। उससे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कितने क्वेश्चन आए। मेरे जो वीडियो होंगे मुश्किल से 1.5 घंटे के होंगे, 1 घंटे के होंगे, ऐसी वीडियो है टोटल। मतलब तुम चाहो तो एक महीने में अच्छे से पूरी केमिस्ट्री तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और उससे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तुम लोग कमेंट करना और अपना एक्सपेक्टेशन बताना कितना आया, क्योंकि कुछ लोग मेरे से पढ़े थे तो उनको पता होगा कि कितना आया होगा, जो अच्छे से तैयार किए होंगे, ठीक है ना। मैं खुद उसका एनालिसिस किया हूँ, उसका एक वीडियो में थोड़ा सा डाल दूंगा कि कितने क्वेश्चन आए हैं, बट उसका एनालिसिस मैं बाद में डालूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से, टॉपिक कौन सा था और मैं कहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। ताकि उसको मैं अच्छे से बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ, ठीक है। सो थैंक यू यार, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।